So we'll go ahead with basics of electrostatics. तो जितना भी electrostatics आपने 11 में सीखा, because as far as your board pattern is concerned, उसमें electrostatics का part 1 that is 20% of electrostatics वो 11 में था, बाकी part 2 that is in 12. तो ये सारा आपको जेई नीट के लिए काम में आएगा. तो that is why we will start with basics of electrostatics first. So, by the way, before we go ahead directly to Coulomb's law, what do you mean by electrostatics? Charges at rest. तो electro का मतलब होता है charges और statics मतलब होता है rest. तो in this particular chapter we will study charges at rest, the properties of charges at rest. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए what is Coulomb's law. तो what we have is हमारे पास दो charges है. Let us say we have two charges Q1 and Q2 which are at rest. तो एक charge है Q1, दूसरा है charge Q2. Let us say they are separated by distance r. So the distance between charge Q1 and Q2 is r. इन दोनों में हमको फाइंड करना है what is the force of attraction. तो what is the formula for force ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब बेसिक थ्योरी डेवलप करते हैं ना, तो बेसिक थ्योरी में हम दोनों चार्जेस को पॉजिटिव लेते हैं. अगर दोनों चार्जेस लाइक है, सेम टाइप के हैं, तो फोर्स विल बी रिपल्सिव. अगर अनलाइक है तो इट विल बी अट्रैक्टिव. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distance between the two charges. ये proportionality का साइन हटाओगे तो you will write down a constant of proportionality, let us say k, q1 q2 by r square. अभी जो k की वैल्यू है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. नंबर वन, चार्जेस के सराउंडिंग में क्या है. नंबर टू, तुम कौन से यूनिट्स यूज कर रहे हो. तो इफ यू आर यूजिंग SI यूनिट्स, k की वैल्यू अलग आएगी. इफ यू आर यूजिंग CGS यूनिट्स, k की वैल्यू विल बी समथिंग एल्स. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द सराउंडिंग. तो सराउंडिंग में क्या है उस पर भी डिपेंड करता है. तो अगर सराउंडिंग में वैक्यूम है, मतलब देयर इज नथिंग, या फिर एयर है, सो इन एयर और वैक्यूम एंड ऑफ कोर्स इन SI यूनिट्स, ये जो k की वैल्यू होती है ना, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, where epsilon 0 is called as permittivity of free space. So where epsilon naught is known as permittivity of free space. और याद रखना, मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा यूनिट में है. और अगर CGS यूनिट होगा तो k की वैल्यू होती है 1. और CGS यूनिट में जो चार्जेस होते हैं दे आर नॉट मेजर्ड इन कूलम, दे आर मेजर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU. तो अगर CGS सिस्टम में हो तो चार्जेस विल बी इन ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, डिस्टेंस विल बी इन सेंटीमीटर, जो k की वैल्यू होगी वो होगी 1. इन SI सिस्टम you have charges in coulomb, distance in meter, and k value is 1/4 pi epsilon 0. That turns out to be 9 into 10 raised to 9. Good. But this is in air or vacuum. In case of some other medium, मतलब अगर चार्जेस के सराउंडिंग में कोई और मीडियम हुआ तो उस केस में जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 pi epsilon, where epsilon is known as, पता है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड को, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम. एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. तो जो भी सराउंडिंग मीडियम होगा उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है. अभी परमिटिविटी परमेबिलिटी क्या होता है वो आगे मैं वापस बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन को बोलते हो परमिटिविटी ऑफ मीडियम. तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 by R square, and when they are in some medium it is 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. इन दोनों को जब डिवाइड करोगे आप तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इट विल बी इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square upon 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. 4 pi Q1 Q2 R square हो गया कैंसिल. तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. याद है क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Do you remember what is this called as? बोल गए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी. बट डू यू थिंक इज करेक्ट कि रेसिप्रोकल है इसका? करेक्ट है. तो इसको तुम के बोलोगे बराबर. तो दिस और इट इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन आर. So where K is known as dielectric constant of the medium, or you can call epsilon r as relative permittivity of the medium. Good. तो ये भी याद रखना, काम में आएगा आपको. That is simple of course. तो as you can see, force in medium, इसको शिफ्ट कर देता हूँ, K को वहाँ लेके आता हूँ. तो force in medium is force in vacuum by K, where small k, ये small k है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये यहाँ पे कैपिटल K था, ये क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो कैपिटल K और स्मॉल k में कंफ्यूज मत होना. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको क्या बताता है बेसिकली? अगर मेरे पास दो चार्जेस है, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, इफ दे आर इन वैक्यूम द फोर्स इज f वैक्यूम. अगर मैं इन्हीं दो चार्जेस को उसी सेम डिस्टेंस पे किसी एक मीडियम में रख दूं, फॉर एग्जांपल आई हैव द सेम चार्जेस, सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मीडियम डाल दिया, सम मीडियम. तो उस केस में फोर्स क्या हो गया? इट इज फोर्स इन वैक्यूम बाय k. What do you understand by this? क्या समझ में आया यहाँ से? वही दो चार्जेस, वही डिस्टेंस. पहले फोर्स इन वैक्यूम तुमने फाइंड किया, फिर तुमने उसी दो चार्जेस को उसी डिस्टेंस पे एक मीडियम में रख दिया. तो रिलेशन बन गया फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाय के. फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन द टू चार्जेस इज मैक्सिमम, क्योंकि फॉर एग्जांपल डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा, फॉर वाटर के की वैल्यू होती है 80, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80. तो अगर मैं दो चार्जेस को पहले एयर में रख रहा था या वैक्यूम में रखा था तो कुछ फोर्स का वैल्यू आया था, लेकिन वाटर में रखा तो वो डिवाइड बाय 80 हो गया, मतलब बेसिकली फोर्स कम हो गया. तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस at for a given distance it is maximum in air or vacuum. For all other medium it becomes less. और ये आपने 11th स्टैंडर्ड के न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फंडामेंटल फोर्सेस में जब आप देख रहे थे तब वहाँ पे एज अ कैरेक्टरिस्टिक भी लिखा था आपने. तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी. अब इसके आगे चीज़ याद रखना, फोर्स is always maximum when they are in vacuum or air. For any other medium the force becomes force in vacuum by k. और ये आगे काम में आएगा 12th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम में आएगा ये. और बाय द वे 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें हमने पहले पार्ट में देखा था स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो फोर्स कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर के वेक्टर. स्केलर होता है फोर्स. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो हमने जो अब तक कूलम्स लॉ का जो भी हमने इक्वेशन लिखा ये स्केलर फॉर्म है, मतलब हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, हमने अभी तक डायरेक्शन बताया नहीं है. तो हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं.
तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2, दोनों सेम टाइप के चार्जेस है। सेम टाइप मतलब दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। तो यू हैव Q1 एंड Q2। बाय द वे, हम लोग जब बेसिक थ्योरी डेवलप करते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो मोस्टली हम चार्जेस को पॉजिटिव ही लेते हैं, ओनली फॉर अ रीजन दैट अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो हर जगह पे माइनस माइनस लिखना पड़ेगा। तो जो भी बेसिक थ्योरी हम डेवलप कर रहे हैं इट इज़ फॉर पॉजिटिव चार्जेस। तो अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। पहले चार्ज पे दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, नोटेशन इज फोर्स ऑन वन। जो नंबर पहले लिखा है उस पर फोर्स लग रहा है, जो नंबर बाद में रखा है वो फोर्स लगा रहा है। इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में पहले चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज, दूसरे को बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो बाद में बताऊंगा वापस में। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स किस पे लग रहा है, वन पे। हु इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स, वन। हु इज एक्सर्टिंग फोर्स, टू। तो फॉर्मूला तो वही होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सिर्फ डायरेक्शन आपको लिखना पड़ेगा। फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, वन। कौन लगा रहा है, टू। फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, रिपल्सिव, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, सेम टाइप के हैं, तो फोर्स इज रिपल्सिव। तो फोर्स ऑन वन मतलब पहला चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, दूसरा चार्ज उस पर फोर्स लगा रहा है। और रिपल्सिव होता है तो क्या होता है वो, पुश की पुल, पुश धक्का देने वाला। तो सेकंड चार्ज पहले चार्ज को अपने से दूर पुश कर रहा है, राइट। तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, 2 to 1। तो इसको लिखेंगे R21 कैप। कैप हम लोग यूज करते हैं जस्ट टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, R21 कैप। अब जस्ट टू मेक इट सिंपल फॉर यू, इधर 1 2 लिखा ना तो उधर 2 1, यहाँ पे 1 2 तो वहाँ पे 2 1। लेकिन कंडीशनल है जब दोनों चार्जेस सेम टाइप के हो तो। ओके, सिमिलरली न्यूटन थर्ड लॉ पता ही होगा आपको, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अगर पहले चार्ज पे दूसरा चार्ज फोर्स लगाएगा तो दूसरे पे भी पहला फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R12 कैप। यहाँ पे 2 1 तो वहाँ पे 1 2, वेयर R12 कैप इज यूनिट वेक्टर directed from 1 to 2, and from diagram you can see R12 cap and R21 cap are equal in magnitude but opposite in direction। तो इसे माइनस साइन लिख दिया। So therefore force on 2 due to 1 is 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, और R12 की जगह पे लिखूंगा मैं माइनस R21 कैप, और माइनस साइन को बाहर निकाल दूंगा। तो F21 कैप इस नेगेटिव साइन बाहर आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 कैप। लेकिन ये कौन था, ये कौन था, F12। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज माइनस ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका मतलब एक्शन रिएक्शन है। अगर पहले चार्ज पे दूसरे ने फोर्स लगाया तो वो एक्शन था, तो दूसरे ने भी पहले पे क्या लगा दिया, फोर्स, वो क्या था, रिएक्शन था। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दीज टू फोर्सेस आर डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर। गुड। इसके बाद इफ यू रिमेंबर वी हैव सीन समथिंग कॉल्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, है ना, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। आई टोल्ड यू हम लोग पहले बेसिक्स रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग आपका जो सिलेबस है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद हमने देखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस क्या होता है फिर, कूलम्ब्स लॉ हमको बताता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 Qn। तो इफ आई हैव n चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 and let us say Qn, distance between Q1 and Q2 is R12
1 and 3 is R13, R14, R1n. This is distance R12, this is R13, this is R14, this is R1n. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है हमको? अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, हमको फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज। मैं फिलहाल सिर्फ पहले चार्ज पे फोर्स निकालूंगा। यू कैन फाइंड द फोर्स ऑन एनी चार्ज। तो इफ यू हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इट कंसिस्ट ऑफ n पॉइंट चार्जेस, और बाय द वे 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था वो पूरा का पूरा पॉइंट चार्जेस पे फोकस करता है। चार्जेस आर कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन अ पॉइंट। हमको फाइंड करना था कि पहले चार्ज पे कितना फोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखा है हमने, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो बेसिकली करते क्या है हम लोग, अगर मुझे पहले चार्ज पे फोर्स निकालना है तो मैं पहले चार्ज पे फोर्स निकालूंगा ड्यू टू सेकंड। तो जब मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फाइंड कर रहा हूँ तो मैं बाकी सारे चार्जेस को निगलेक्ट करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। मुझे जब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 निकालना है तो मैं बाकी सारे चार्जेस को निगलेक्ट करूँगा। तो पहले मैं इंडिविजुअली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 ड्यू टू 3, 1 ड्यू टू 4, 1 ड्यू टू n निकाल के सबको क्या करूँगा, ऐड। तो F1 bar इक्वल टू what is force on 1 due to 2, 1 upon 4 pi epsilon 0। epsilon 0 क्यों लिखा? क्योंकि assumption है सराउंडिंग इज एयर और वैक्यूम। यहाँ जाएगा आपका Q1 Q2 by R12 स्क्वायर। डायरेक्शन क्या था? R21 कैप। यहाँ पे 1 2 तो यहाँ पे 2 1 प्लस 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस 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 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर Rn1 कैप। सब में क्या कॉमन है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो सब में कॉमन है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यू हैव ऑफ कोर्स Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर Rn1 कैप। अब इसी को तुम लोग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में लिख सकते हो। तो यू कैन राइट डाउन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I रन्स फ्रॉम 1 टू n। बताता हूँ ये I का क्या है। पहले तो देख लो स्ट्रक्चर क्या है, Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। दिस इज जनरल स्ट्रक्चर। तो फोर्स किस पे फाइंड कर रहे थे? पहले पे। और अगर आपने देखा होगा 1 1 1 हर जगह पे 1 है तो 1। दूसरा जो है दूसरा सेकंड चार्ज Q2 Q3 Q4 Q5 इसको मैं लिख रहा हूँ I बराबर। नीचे क्या है 1 2 1 3 1 4 मतलब 1I। और यहाँ पे उल्टा है, नीचे 1 2 तो इधर 2 1 है, 1 2 तो 3 1 है, तो इधर क्या लिखेंगे I1। करेक्ट। लेकिन 1 और I की वैल्यू 1 नहीं हो सकता ना, Q1 दिख रहा है कहीं पे, तो ऐसा लिख सकते हैं I इज नॉट इक्वल टू 1। ये एक जनरल नोटेशन है टू राइट डाउन। मैं वापस समझा देता हूँ। बिकॉज यू हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स एंड सिंस देयर इज एडिशन, तो ऐसे केसेस में हम लोग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जो तो कांस्टेंट था, अंदर आपके पास बहुत सारे टर्म्स से एडिशन हो रहा था, तो इसलिए हम लोग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन यूज करेंगे। उसमें पहला टर्म तुम देखोगे ना Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R21 कैप, दूसरा टर्म Q1 Q3 बाई R13 स्क्वायर R31 कैप। तो पहला चार्ज Q1 था, तो मैंने क्या लिख दिया Q1 बराबर, क्योंकि हम फोर्स किस पे फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट चार्ज पे। दूसरा क्या था 2 3 4 5 6 7 अप टू n। तो मैंने वहाँ पे क्या डाल दिया डमी इंडेक्स I, और I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से कहाँ तक जाएगी, अंडर अ कंडीशन की I की वैल्यू क्या नहीं होगी 1। सही है, क्योंकि तुम फोर्स फाइंड कर रहे हो पहले चार्ज पे। कोई भी चार्ज खुद पे कभी फोर्स नहीं लगाता। कभी सुना है क्या अर्थ ने खुद पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा दिया? नहीं। चार्ज भी खुद पे फोर्स लगाता है क्या? नहीं। तो एनी चार्ज
exerts any charge exerts force on other charge not on itself. ये पहले चार्ज का था. मे बी दे कैन आस्क यू व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज. तो इन जनरल अगर आपको किसी और चार्ज पे फोर्स निकालना होगा तो नोटेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, लिटिल बिट ऑफ चेंज, नॉट अ लॉट बट लिटिल बिट. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो वन था ना उसको जे बोल देंगे. फोर्स ऑन जेट पार्टिकल 1/4π0. यहाँ पे क्या बोल देंगे, क्यू जे क्यू आई. जहाँ पे वन था वहाँ पे जे, और यहाँ पे भी जे, और यहाँ पे भी जे. खत्म. तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट चार्ज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पुट जे इक्वल टू 1. तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और जहाँ जे है 1. इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज फोर्स ऑन सेकंड चार्ज पुट जे इक्वल टू 2. जे इक्वल टू 2 डाल देना. यहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा. Q2 जहाँ जहाँ जे है वहाँ पे आ जाएगा 2. तो ये जनरल नोटेशन है टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज. अब इसको सुपर पोजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सुपर पोजिशन के हिसाब से तुम सारे फोर्सेस को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, और उन सबको ऐड कर रहे हो. एडिशन का मतलब होता है सुपर इम्पोज करना, एक के ऊपर दूसरा ऐड करना. इसके बाद हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So what do you understand by electric field? What is electric field? It's not been even 6 months. 6 महीने भी नहीं हुए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से 6-7 महीने. ऐसा याद होना चाहिए आपको. What is electric field? It is all connected. Electric field समझेगा तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड भी समझ में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी समझ में आएगा. What is electric field? हमने अभी बोला अगर हमारे पास दो चार्जेस है, if they are close to each other, one charge exerts force on another. इसका मतलब every charge produces या फिर a space surrounding any charge in which another charge experiences force is called as electric field. The space surrounding any charge in which another charge experiences force is called as electric field. ये sphere of influence जैसा concept है. अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एट द सेंटर और हमने एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर दिया, तो उस इमेजिनरी स्फीयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे और फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिर्फ यहाँ पे स्फीयर शेप नहीं है. सो द रीजन सराउंडिंग एनी चार्ज इन विच अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये बेसिक चीज़ें याद रखो आपको. स्पेस सराउंडिंग और रीजन सराउंडिंग any charge in which another charge experiences force. और जब मैं यहाँ पे फोर्स बोल रहा हूँ तो बोलने की जरूरत नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम फोर्स. तो इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बताया, दिस इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन. फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तुम बार बार दो चीज़ें सुनोगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, क्या हो रहा है वो बताना, और क्वांटिटेटिव होता है कि इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला बताना कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ. तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास अगर एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में एक रीजन है जहाँ पे दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इस रीजन को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब दूसरा चार्ज अगर डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया दूसरे चार्ज का, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, मतलब फील्ड क्या होगा, कम होगा. तो हमको फॉर्मूला भी चाहिए. वी वांट टू नो
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड बाय द वे, इसको इमेजिन करने के लिए, इसको समझने के लिए, व्हाट यू कैन डू इज अ वेरी सिंपल थिंग। व्हाट यू कैन डू इज अ वेरी सिंपल थिंग। हर एक रीजन का गुंडा होता है, यहाँ पे भी गुंडा है, ये गुंडा है, इस गुंडे को सोर्स चार्ज बोलते हैं क्योंकि वो उसका रीजन है। उसके रीजन में कोई आया तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो बोलता है चल भाग यहाँ से, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इट इज़ ऑल कनेक्टेड, फिजिक्स और रियल लाइफ एक ही चीज़ है, सोचना पड़ेगा आपको। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, तुमको जिस हिसाब से समझना है वैसे समझ लो। जैसे मैंने बताया आपको, Q2 आया, Q1 बोला चल भाग, ये मेरा एरिया है, यहाँ से मेरे चलने वाली है, राइट। या फिर दूसरा तरीका भी है, वेरी सिंपल। इफ आई हैव अ शॉप इन सम रीजन, जहाँ मेरे कस्टमर बेस का कोई दूसरा दुकान खुल गया, वहाँ क्या होगा? अपोजिशन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यू हैव टू थिंक लाइकवाइज, जिस चार्ज का फील्ड है उसको सोर्स चार्ज बोलते हो। अगर ये नहीं समझा, जेईई के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और जो चार्ज बाद में आया वो कौन होता है? टेस्ट चार्ज होता है। मुझे चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो व्हाट आई थॉट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नया बनाने की जगह पे जो मुझे पता है उसी को यूज़ कर लेता हूँ। मुझे क्या पता है? आई नो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, सही है। तो मुझे ऑलरेडी पता था फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R²। तो मैं व्हाट आई विल डू इज, मैं इसी फॉर्मूला को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना सकता हूँ। अब डेफिनेशन कैसे बनाते हैं देखो। जो टेस्ट चार्ज था उसको कर दिया +1 कूलम। क्या कर दिया? +1 कूलम। +1 कूलम को फिजिक्स में बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि +1 मतलब यूनिट। फिजिक्स एंड मैथ्स में यूनिट का मतलब 1 भी होता है, तो यूनिट। और चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू यूनिट पॉजिटिव हुआ, तो इफ द टेस्ट चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव? 1। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? Q2 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। इसी फोर्स को क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? Q2, मतलब कौन? टेस्ट। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द फील्ड ऑफ सम अनदर चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हमको टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी? यूनिट पॉजिटिव, मतलब कितना? +1। कितना? +1। कितना? +1। तो मुझे +1 करना है उसका वैल्यू, तो +1 कर दिया, तो फोर्स को ही क्या बोल दूंगा मैं? फोर्स को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, दे आर नॉट डिफरेंट थिंग्स। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चीज़ है, सिर्फ फोर्स में Q1 Q2 दोनों में से कोई भी यूनिट पॉजिटिव नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में जो टेस्ट चार्ज है वो क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव होता है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि चलो मान लेते हैं मेरे पास टेस्ट चार्ज की वैल्यू यूनिट पॉजिटिव नहीं है, +1 नहीं है, वो छोड़ के सब है, तो क्या करेंगे? जागो जागो, जागते रहो। क्वेश्चन समझ में आया? फोर्स का फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना था, हमने क्या किया? टेस्ट चार्ज को क्या कर दिया? यूनिट पॉजिटिव, मतलब +1 कूलम। फोर्स को ही नाम चेंज करके क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट माय क्वेश्चन इज कि मेरे पास जो टेस्ट चार्ज है Q2 यूनिट पॉजिटिव है ही नहीं। आई डोंट हैव यूनिट पॉजिटिव, आई डू नॉट हैव +1 कूलम चार्ज। मेरे पास बाकी सारे चार्जेस है, +1 कूलम नहीं है। तो हाउ डू आई डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड और हाउ डू आई मेक द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? डायरेक्शन नहीं समझ में आएगा नहीं तो डायरेक्शन। व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड? टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या चाहिए? नहीं है तो कैसे यूनिट पॉजिटिव करोगे?
तो मैं फोर्स का ही फॉर्मूला उठाऊंगा। क्या था फोर्स का फॉर्मूला? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मुझे टेस्ट चार्ज नहीं चाहिए, वन चाहिए, वन नहीं है वन। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल सा काम है। व्हाट आई विल डू इज, मैं दोनों साइड पे Q2 से डिवाइड कर लेता हूँ। हो गया, Q2 से डिवाइड कर लिया तो ये कैंसिल हो गया क्या? हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया क्या? यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नया फॉर्मूला भी आ गया ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स अपॉन चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? वन का, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कौन सा है? वन। तो जब सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो फोर्स अपॉन क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज। बराबर। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड चार्ज का चाहिए होता तो डिवाइड किससे करते? Q1 से। तो क्या फॉर्मूला बनता? S बाय Q1। बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। सिर्फ यहाँ पे अगर सोर्स है तो यहाँ पे टेस्ट है, मतलब यहाँ 1 है तो वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कौन है? 1 है। बराबर। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज का निकालना है तो यहाँ पे 2 लिखो, और अदरवाइज 1/4πε0 Q1/r² लिखो। अगर आपको सेकेंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इफ यू वांट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड चार्ज, तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा। बराबर। गुड, अभी याद रखना। तो इन जनरल दिस इज व्हाट यू हैव। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? व्हाई आर वी रिवाइजिंग इट? तुमको अगर 11 का ये बेसिक याद नहीं ना, 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बिकॉज यू डोंट नो बेसिक्स। 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, तुमको यहाँ से ऐसा यूनिट मिल जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम, दूसरा है वोल्ट पर मीटर, वो देखेंगे बाद में। Then you can also find out what are the dimensions of electric field. Electric field is force upon charge. Force is m1 l1 t minus 2. Charge is not fundamental quantity. Current is fundamental quantity. What is current? Charge upon time. So what is charge? Current into time. करंट के लिए मैं A यूज़ करता हूँ, टाइम के लिए मैं T यूज़ करता हूँ। तो यह आ जाएगा m1 l1 a minus 1 t, ऊपर जाएगा -3। यह आ गया आपका डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर। अब लेट अस कीप दिस असाइड फॉर अ व्हाइल। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ए बार इक्वल टू एम बी बार का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। वेरी गुड। नाउ सिंस यू आर राइटिंग डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, चार्ज इज अ स्केलर, फोर्स इज अ वेक्टर। ये वेक्टर तो ये भी क्या है? वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइटिंग दिस? जैसे मैंने पूछा ए बार इक्वल टू एन बी बार, फटाफट आंसर मिला। डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो ई बार इक्वल टू एफ बार बाई क्यू से क्या समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर सेम, बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम। ओके। इससे तुमको और भी कुछ समझ में आएगा। अभी अगला जो टॉपिक है ना वो है इफ यू सी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इसके बाद ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, वहाँ काम में आएगा ये। अब गुड। तो ये अभी याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक वाज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। माइकल फैराडे नाम का साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करने के लिए लाइंस का यूज़ किया। अभी लाइंस क्या थे वो भी समझ लो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक चार्ज है, सम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस चार्ज है, और मेरे पास, यू कैन गिव इट एनी नेम, प्लस क्यू बोल सकते हो। मेरे पास और एक चार्ज है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, सिर्फ ये +1 कूलम है। What do you think will happen in this case? Attraction, repulsion? Repulsion, क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है
बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन ये इस चार्ज से दूर जाएगा, तो ये जो पाथ फॉलो करेगा उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बाय द वे, ये था सोर्स चार्ज, ये था टेस्ट चार्ज। इस केस में फोर्स किस पे लग रहा है? टेस्ट पे। कौन लगा रहा है? सोर्स। और डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? अवे फ्रॉम सोर्स। तो डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा होगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन जनरल? थोड़ा सा ध्यान दो, इजी है कॉन्सेप्ट। हमारे पास एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज था जो सोर्स चार्ज है, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो फोर्स किस पे लग रहा है? यूनिट पॉजिटिव पे। कौन लगा रहा है? सोर्स चार्ज। डायरेक्शन क्या है? सोर्स टू टेस्ट। मतलब अगर मैं सोर्स चार्ज से देख रहा हूँ तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अवे है कि टूवर्ड्स है? अवे है। अवे है कि टूवर्ड्स है? तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? अवे होता है कि टूवर्ड्स होता है? टेस्ट चार्ज तो हमेशा यूनिट पॉजिटिव ही रखना है हमको। तो अवे है कि टूवर्ड्स है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या है? सेम है। फोर्स का डायरेक्शन क्या था? अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या आएगा? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे। और अगर इसी को नेगेटिव कर देता तो क्या होता? टूवर्ड्स। तो अभी जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सुनोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सुनोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे। बराबर? करेक्ट। और नेगेटिव इज टूवर्ड्स। अब अगर मैंने दो चार्जेस लिए होते, एक लेता पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, एक लेता माइनस क्यू। ये प्लस कैपिटल क्यू है, ये माइनस कैपिटल क्यू है, और मेरे पास एक और चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम। अब बताओ क्या होगा? इट विल बी रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय, मतलब इट विल बेसिकली फॉलो दिस पाथ। इस पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। द पाथ दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज traces in presence of other charges is known as electric line of force या फिर electric field line। करेक्ट? बराबर? क्लियर? और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? अवे। सिर्फ नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स, लेकिन यहाँ दोनों है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो जो इलेक्ट्रिक लाइन है उस पर टैंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, द टैंजेंट ड्रॉन टू दिस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन अवे होता, सिर्फ नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स होता, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह पे सेम नहीं है। तो यू हैव टू ड्रॉ टैंजेंट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। तो हमको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए बस वहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आपके 6-7 प्रॉपर्टीज बनते हैं विच आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। पहले तो बन ही गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस start from positive charge and end at negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आया तो मैग्नेटोस्टैटिक समझ में आएगा। मैग्नेटोस्टैटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये बेसिक्स मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ सो दैट यू कैन कनेक्ट लेटर ऑन। मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए तुमको ये लगने ही वाला है। पॉइंट नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था। तो व्हाट डू वी नो इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन नेगेटिव। अब डिपेंड करता है कि चार्ज कहाँ पे था, तो चार्ज कहाँ से स्टार्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है पाथ। बट इन जनरल इफ यू सी no two electric lines intersect each other।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों ऐसा? मान लेते हैं कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाते हैं। अभी तो मैंने बताया किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, टेंजेंट। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो मुझे दो टेंजेंट मिलते हैं, विच मीन्स कि ऐसा एक पॉइंट आ गया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस है, वैसा हो ही नहीं सकता। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करते ही तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शंस है, दो, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, electric field lines never intersect each other. नंबर 3, अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीव कर रहा है, और जहां पे पहुंच रहा है वहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव और रीच at the surface of conductor normal to it। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे ख़त्म हुआ, एंड हुआ, राइट। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट और एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मल टू इट, मतलब एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। सो दीज लाइन्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट और एंड at the surface of conductor normal to it, at the surface of conductor normal मतलब perpendicular normal to it। नंबर 4, अगर मुझे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेंगे। उस पॉइंट पे जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड करना है, उस पॉइंट पे इस सरफेस में से कितने लाइंस इस सरफेस को परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं, दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल टू इट। एग्जाम्पल, सपोज मैंने यहाँ पे लिया होता, कितने लाइंस पास हो रहे हैं, एक। यहाँ पे लिया होता, कितने पास हो रहे हैं, 3। तो कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नीचे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं भी सामने लिख सकता है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट आई कैन नॉट राइट एवरीथिंग डाउन हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल थ्रू अ गिवन एरिया। यहाँ तक क्लियर? इसका और एक मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे लाइन्स आर क्राउडेड, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है वहाँ पे लाइन्स आर वाइडली सेपरेटेड। तो 2 पॉइंट और बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्राउडेड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू इज हाई एंड दे आर वाइडली सेपरेटेड वेयर द वैल्यू इज लो। 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट मैंने यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट और एंड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मैंने बोला कि स्टार्ट और एंड फ्रॉम इनसाइड द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, सरफेस से। इसका मतलब ये होता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है क्या, नहीं है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। So since electric field lines start or end on the surface of conductor, it means that inside the conductor there are no field lines, which means that the electric field inside the conductor is 0. Clear है ना? Good. तो बाकी कुछ रह गया तो देखेंगे तब। इतना तुमको पता होना चाहिए, दिस इज बेसिक थिंग दैट यू मस्ट नो। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ है, वो मैं आखिरी में बताऊंगा तुमको। क्यों आखिरी में? क्योंकि तुम्हारा 12th का पहला टॉपिक है गॉस लॉ। तो मैं आज आखिरी में गॉस लॉ बताऊंगा। फिर आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक है यूनिफॉर्म,
एक है नॉन यूनिफॉर्म, एक है रेडियल। पहला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम हो, उसको बोलते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रीजन ऑफ स्पेस है, वहाँ पे मैंने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मेजर किया और डायरेक्शन चेक किया। मैं दूसरे पॉइंट पे भी वैल्यू मेजर किया और डायरेक्शन चेक किया, मैंने कहीं और भी किया और हर जगह पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम मिल रहा है, तो इसको बोलते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग डिनोट करते हैं सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स से। तो जहाँ भी सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स हो, इसका मतलब दैट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड एज जस्ट यू जस्ट टोल्ड मी दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, डायरेक्शन आ गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, एंड द फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तीन टाइप के होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तीन टाइप होते हैं, तीन। नंबर वन, हर जगह पे डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, एज यू कैन सी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है, और भी कम हो गया आगे जाके। तो सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द डायरेक्शन इज सेम एवरीवेयर बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम एवरीवेयर। दूसरा भी होता है इन विच द मैग्नीट्यूड इज सेम एवरीवेयर बट द डायरेक्शन इज नॉट सेम एवरीवेयर। Such electric field is also non-uniform electric field, in which case direction is different but magnitudes are same. तीसरा भी होता है, both magnitude and directions are not same. कहीं पे magnitude कम है, कहीं पे ज़्यादा है और डायरेक्शन अलग अलग है। तो these are the types of electric field that you may have. Different types of electric field हो सकता है इसमें। तो ये ऐसा फील्ड था जहाँ पे डायरेक्शन सेम था, मैग्नीट्यूड सेम नहीं था। ये ऐसा फील्ड था जहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। ये ऐसा फील्ड है, दोनों ही सेम नहीं है। तीसरा टाइप का फील्ड है रेडियल फील्ड। और रेडियल फील्ड आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 10 में बहुत काम में आएगा, तो यू मस्ट नो दैट रेडियल फील्ड्स। मैं फिलहाल यहाँ पे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। अभी तुमसे मैंने पूछा कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता तो what was the direction of electric field? सिर्फ पॉजिटिव होता तो डायरेक्शन क्या होता? What is the direction of electric field due to positive charge? अवे इन ऑल डायरेक्शन ना, यहाँ अवे तो यहाँ भी अवे। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक यूनिट पॉजिटिव, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज होता और इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास में हर जगह पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देता, तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होते कि रिपेल होते हैं? रिपेल होते हैं। फिर कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अवे जाते हैं। तो ऐसा आता इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप बोलते हो रेडियली आउटवर्ड्स। ये है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब उल्टा सोचो, अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली इनवर्ड्स। तो ये आ गया आपका रेडियली इनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। गुड। देन इसके बाद व्हाट वी हैव सीन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑफ कोर्स गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं आऊँगा उस पर बाद में। पहले हम लोग देख लेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? बताओ। टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अनलाइक चार्जेस है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, इसको आप बोलते हो डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब स्मॉल डिस्टेंस, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर 2 कूलम है पॉजिटिव तो वहाँ पे भी 2 कूलम क्या चाहिए? नेगेटिव। अदरवाइज दैट इज नॉट कॉल्ड एज डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंडीशन है इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये सेंटर ऑफ डाइपोल मान लेते हैं O। यहाँ से लेफ्ट साइड में जो चार्ज है L डिस्टेंस पे, यहाँ से L डिस्टेंस पे, तो दोनों में डिस्टेंस कितना हो गया 2L। फिर यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसमें से एक है व्हाट इज एक्सिस ऑफ डाइपोल। A straight line passing through the centers of both the charges is known as axis of dipole. A straight line passing through centers of both the charges बोला मैंने, dipole नहीं बोला। A straight line passing through centers of both the charges is called as axis of dipole. A straight line passing through center of dipole and perpendicular to axis is called as equator of dipole. क्या बोलते हैं इसको? Equator. A straight line passing through center of dipole and perpendicular to axis is called as equator. Then you should know we have defined something called as electric dipole moment. Electric dipole moment. Electric dipole moment को तुम डिनोट करते हो P बार से। Let us first talk about scalar. Electric dipole moment is defined as कैसे डिफाइन करते हो? कैसे डिफाइन करते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मॉड ले लो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इसको बोलते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Electric dipole moment is the product of magnitude of one of the charges and the distance between two charges. तो ये आ गया Q into 2L और ये वेक्टर क्वांटिटी है। Direction is from negative to positive. So electric dipole moment is a vector quantity which is directed from negative charge to positive, from negative to positive, from negative to positive, from negative to positive. I am going to ask you मैग्नेटिज्म में मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड आई रिमेंबर इसका कब ध्यान होता है कब नहीं होता है। देन ऑफ कोर्स नया क्वांटिटी है तो ऐसा यूनिट और डायमेंशंस पता होने चाहिए। चार्ज इज कूलम, डिस्टेंस इज मीटर, तो कूलम मीटर एंड डायमेंशंस भी पता होने चाहिए। चार्ज तो मैंने अभी बताया A1 T1 और डिस्टेंस इज L1 हो गया। तो ये आ गया L1 T1 A1, these are the dimensions of electric dipole moment। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक टॉर्क एक्ट होगा और वो टॉर्क का फॉर्मूला आपको चाहिए। तो टॉर्क अभी आपको रोटेशनल डायनामिक्स में बहुत अच्छे से समझा है, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। तो टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ कपल क्या करता है? टॉर्क क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an external uniform electric field, external uniform electric field. How do you represent uniform electric field? Set of parallel vectors. तो ये मेरे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। ऑफ कोर्स चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स एंड नेगेटिव। देन हमारे पास इस एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। उसका ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है मान लेते हैं। सो दिस इज positive charge, this is negative charge, plus q and minus q. Then of course this distance is 2l, center to center distance is 2l, center is somewhere over here। तो ये डिस्टेंस l हो गया, वो डिस्टेंस l हो गया। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ लेट अस से a, इसको बोलता हूँ b।
पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू? तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in the direction of electric field, and as you just saw, अभी अभी तो देखा था, what is force? Q into E. What is force? Q into E. बराबर। और नेगेटिव चार्ज पे भी एक फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल टू माइनस क्यू ई। क्लियर? So you have two equal but opposite charges which are acting at two different points. If you have two equal but opposite charges acting at the same point, resultant is zero. उसको बोलते हो equilibrium. जब दो equal but opposite charges same point पे act हो, they cancel out each other and the system is said to be equilibrium. But वही दो charges अगर दो अलग अलग point पे act हो तो they rotate the system, मतलब they exert a torque. तो यहाँ पे क्या आ गया? टॉर्क। तो टॉर्क एक्ट हो रहा है किस पे? डाइपोल पे। एंड बाय डेफिनेशन टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लो, मतलब मॉड वैल्यू लो, मल्टीप्लाई इट बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये जो ए बी डिस्टेंस है L प्लस एल क्या है? वो 2 है। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? एक फोर्स से दूसरे फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक काम करेंगे, इस फोर्स को एक्सटेंड कर लेंगे और फिर एक काम और करेंगे, इस फोर्स से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। बराबर? करेक्ट। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको सी पॉइंट बोलता हूँ। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स? बी सी। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बी सी। अगर ये एंगल थीटा मान लिया, where theta is the angle between, what was the direction of electric field? Positive to negative. What was the direction of electric dipole moment? Negative charge to, तो ये डायरेक्शन किसका है? डायपोल मोमेंट का है। और ये डायरेक्शन किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ये डायरेक्शन किसका है? डायपोल मोमेंट का है। ये किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखना। तो फोर्स है Q इंटू ई और मिनिमम डिस्टेंस कितना है? BC। हाउ डू यू फाइंड आउट BC? BC इज अपोजिट टू थीटा। BC इज अ साइड अपोजिट टू थीटा। लास्ट which BC is a side opposite to angle theta. तो what is sin theta? Opposite side upon hypotenuse. Opposite कितना है? BC। hypotenuse क्या है? AB। तो what is BC? AB sin theta। लेकिन AB क्या था अगर याद होगा तो? L और L कितना था? 2L। तो 2L sin theta। ये सब्स्टिट्यूट करो तो टॉर्क टाउ इक्वल टू QE into 2L sin theta. But what is Q into 2L? Dipole moment। अभी तो बताया था डायपोल मोमेंट है 2 into 2L। तो टॉर्क इज PE sin theta, या फिर वेक्टर नोटेशन में P बार क्रॉस E1। तो ये आ गया आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। एक था एक्सियल पॉइंट और एक था इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज? 1/4 pi epsilon 0 q by r square। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ग्रेविटेशन में 4 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम भूल नहीं सकते, भूलना नहीं चाहिए। 4: फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। फोर्स में होता है 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square। दोनों चार्जेस होते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है 1/4πε0 Q/r²। पोटेंशियल एनर्जी में होता है 1/4πε0 Q1Q2/r² नहीं होता वहाँ पे, और पोटेंशियल में होता है 1/4πε0 Q/r। ये चारों के चारों ग्रेविटेशन में भी वैसे ही आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज G, मतलब 1/4πε0 की जगह पे G, Q1 Q2 की जगह पे M1 M2 अपॉन r²। ये हो गया फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है Gm/r²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है Gm1m2/r, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है Gm/r। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस फोर फॉर्मूला, तो भूलने जैसा है ही क्या, इट इज टू सिंपल टू रिमेंबर। अब ये जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया मुझे 1/4πε0 Q/r, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड था? सिंगल पॉइंट चार्ज का। किसका? इसलिए तो Q आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में क्या आया? Q आया। क्या आया? Q, क्योंकि सिंगल चार्ज का फील्ड है। अब हमको किसका फील्ड निकालना है? डाइपोल का। किसका? डाइपोल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। लेकिन दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कहाँ? तो हम दो पॉइंट पे फाइंड करते हैं। एक फाइंड करते हैं हम लोग एक्सिस पे, और दूसरा फाइंड करते हैं हम लोग इक्वेटर पे। तो इन वन केस you will find at axis and in the other case you will find at the equator। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सिस से। एक्सियल पॉइंट, and I'll just keep the notation same as that of notes, तो सिर्फ just not to create any confusion, जैसे नोट्स में रखा है वैसे नोट्स में रख लेंगे। बी पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट को बी बोल लूँगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया। डजंट रियली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नोटेशन जो बुक में रखा है वही रखता हूँ बेटर ऑफ। हमारे पास एक एक्सियल पॉइंट है, सम पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? ड्यू टू डाइपोल। प्रॉब्लम ये है कि सिंगल पॉइंट चार्ज में तुम सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो? चार्ज से। मुझे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज था प्लस क्यू, मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूँगा? चार्ज से। लेकिन डाइपोल के केस में दिक्कत है, दो चार्ज है, फिर कहाँ से डिस्टेंस मेजर करें? इसके लिए कहाँ से करते हैं पता है? सेंटर। कहाँ से करते हैं? सेंटर। तो इन केस ऑफ डाइपोल ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो जो P पॉइंट है एक्सिस पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? R है। कितना है? R है। ठीक। तो B पॉइंट का P से डिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस कैसे? प्लस कैसे? What is the distance of B point? R minus L. What is the distance of P from A? माइनस कैसे? माइनस क्यों आया? अब R प्लस है, बराबर। गुड, क्लियर। हमको कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है? P पे। तो ये जो P पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सिंपल एडिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और एक P पॉइंट दोनों के फील्ड में है, तो दोनों के फील्ड का एडिशन कर देना। बट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल हियर, थोड़ा सा तुमको संभल के रहना पड़ेगा, नहीं तो नोटेशन में गड़बड़ हो जाएगी सारी। देखते हैं। तो 1/4πε0 पॉजिटिव चार्ज का फील्ड क्या आएगा? Q बाय RB² माइनस 1/4πε0 Q/RA²। वाई माइनस ए पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, तो माइनस।
इसलिए माइनस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 1/RV² माइनस 1/RA²। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, व्हाट इज RV? R माइनस L, और ये आ गया आपका R प्लस L स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस कर लो, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस L स्क्वायर माइनस R माइनस L स्क्वायर अपॉन R प्लस L स्क्वायर R माइनस L स्क्वायर। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अच्छा, एक माइनस था, ये वाला माइनस था, ओके माइनस था ना, करेक्ट, गुड। क्या लिखोगे? -2RL प्लस L स्क्वायर, वेरी गुड। तो व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट, तो जब ब्रैकेट ओपन कर लोगे, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ऐसा होने की वजह से ये और ये गया, कैंसिल हो गया। अपॉन, कैन आई राइट दिस एज, इसको R प्लस L R माइनस L इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर तक कॉमन स्क्वायर डाल दिया। अब ऐसा क्यों किया? a प्लस बी a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यू विल हैव Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 4RL। मैं इसको 4RL नहीं लिखूंगा, आई डोंट वांट टू राइट इट लाइक दैट, मैं लिखूंगा 2 × 2RL। बताता हूँ बाद में क्यों, उससे भी बेटर ऑफ, उससे भी अच्छा है, इस R को भी बाहर रख देता हूँ मैं। अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। अब why did I write it like this? You know that, what is that? Dipole moment. तो electric field is equal to 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 2, ये P है, P 2P है, यस, R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा होता है, ये एक चार्ज था, ये एक चार्ज था, डाइपोल बन गया, और जिस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो वो पॉइंट बहुत दूर है, मतलब जो आपका R डिस्टेंस है ना, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। इसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। क्या बोलते हैं? शॉर्ट डाइपोल। तो वो कंडीशनल है, वो हर जगह पे यूज नहीं होता। तो अगर R की वैल्यू L से बहुत बड़ी है तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? R स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 PR अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब R⁴। एक R और R⁴ कैंसिल हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बाई R³। ये आ गया आपका एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, राइट? करेक्ट, गुड, डन। अगर आपको वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो वेक्टर में लिख दो, हो गया। देन सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, विच इज नॉट वेरी सिंपल थिंग टू डू, पर कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो हम लोग ऐसा करेंगे, हमारे पास एक पॉइंट है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे P एट द इक्वेटर, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू, ऑल द डिस्टेंस आर मेड फ्रॉम द सेंटर, और हम लोग डिस्टेंस क्या लेंगे? R। ये जो एंगल है ना, इसको थीटा बोल देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। गुड। अब पहले मैं B का देख लेता हूँ, ये B पॉइंट था, ये A पॉइंट था। B इज नेगेटिव चार्ज
A is positive charge. मैं वापस से I'll keep the notation same as that of your book. तो नोट्स में मैंने ऐसा अभी उल्टा किया है तो उल्टा, डज नॉट मैटर रियली, जैसा नोट्स में चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, डजंट मैटर रियली। अब B मतलब पॉजिटिव चार्ज का P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स की अवे, टुवर्ड्स और अवे, अवे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B विच इज अवे। What about electric field at P due to charge at A? Towards, तो यहाँ पे आएगा towards इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ही, बस ऐसे ही, ये थीटा है तो ये क्या है? थीटा, क्यों? करस्पॉन्डिंग, वेरी गुड। फिर ये जो EB है ना, उसका एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा और एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? EB cos, और ये कौन सा होगा? EB sin, EB sin। सिमिलरली EA इसके भी कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे तो कंपोनेंट्स होंगे। आप तो पहले एंगल्स में स्ट्रगल है तुम्हारा, बहुत स्ट्रगल है एंगल्स में, गड़बड़। ये थीटा है ना तो ये भी थीटा है, और ये थीटा है ना तो ये भी थीटा है। अब बताओ, EB cos और यहाँ पे EB sin, तो ये आ गया EA, ठीक है। मैंने मतलब EB और EA सेम है, क्यों सेम बताता हूँ मैं। तो ये क्या आ गया? EA cos। अब यू नो, एज यू शुड नो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? चार्ज और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। मैं डिस्टेंस को फिलहाल r डैश बोल रहा हूँ। A और B पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और ये A का डिस्टेंस P से r डैश अगर मैं बोल देता हूँ r डैश, और P का B से डिस्टेंस भी कितना आएगा? मतलब चार्ज और डिस्टेंस क्या है तो मैग्नीट्यूड भी क्या है। तो इसके लिए EA और EB दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और वो कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन r डैश का स्क्वायर। अगर वैसा है तो EB साइन थीटा और EA साइन थीटा क्या होगा? EB साइन थीटा, EA साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, डायरेक्शन वाइज तो क्या होगा? कैंसल। और ये EB cos थीटा और EA cos थीटा क्या होगा? ऐड। तो नेट फील्ड कितना आएगा? इट इज EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। फिलहाल इसको मैं E बोल देता हूँ, मतलब E cos थीटा कितना? 2E cos थीटा। बट व्हाट इज E? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by r डैश का स्क्वायर। व्हाट इज cos थीटा? Which side upon which side? Adjacent is L, hypotenuse is r डैश। मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस कर रहा हूँ, तो cos थीटा is L upon r डैश। तो you have to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, अच्छा cos थीटा लिखा ही नहीं मैंने, कितना लिखना चाहिए? L by r डैश। तो QL r डैश का क्यूब है ना? यस, ओके, गुड। देन ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक r है, एक L है, एक r डैश है। तो व्हाट इज r डैश? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो व्हाट इज r डैश? r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू हाफ। तो व्हाट इज r डैश का क्यूब? r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3/2। सब्स्टिट्यूट, तो you have electric field equal to 1/4 pi epsilon 0 QL upon r square
प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। Q इंटू 12 कितना होता है P, तो 1/4 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। कहाँ पे, कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एक्सिस में ऊपर 2PR होता है, यहाँ पे क्या होता है P। ये जनरल फॉर्मूला है, शॉर्ट डाइपोल नहीं। अभी शॉर्ट डाइपोल देखेंगे। फॉर शॉर्ट डाइपोल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर। But the electric field at equatorial point is 1/4 P upon R square plus L square। क्या लिखूंगा मैं, R square रेज टू क्या कर दूंगा 3/2। क्या हो गया, 2 कैंसिल, तो क्या हो गया 1/4 P by R क्यूब। ये इक्वेटोरियल फील्ड है क्या ये, लेकिन किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो देयरफॉर फॉर शॉर्ट डाइपोल what was axial field, 1/4 2P by R cube। ऐसे था ना, सेम था ना, था ना सेम, 2P by R cube था कि नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, E एक्सिस इक्वल टू 2 बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 P by R cube। लेकिन ये क्या है, क्या है, इक्वेटोरियल फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस इज 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर। लेकिन सिर्फ किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए। किसी के लिए भी इन दोनों नहीं चलता है वो, क्योंकि आई हैव सीन गड़बड़ करके आए, कहीं बोला ही नहीं शॉर्ट डाइपोल, फिर भी ये रिलेशन यूज कर दिया -1। क्लियर, गुड। अभी हमारा रह गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। वो वैसे भी 12th का आपका पहला ही टॉपिक है, तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिर्फ एक चीज़ रह गई, वन लास्ट थिंग अभी याद आया तो बता देता हूँ, दैट इज चार्ज डेंसिटीज। क्योंकि ये भी आपको लगने वाला है गॉस लॉ में, चार्ज डेंसिटीज। मैं एकदम सिंपल करके बता देता हूँ, बेटर ऑफ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, सिंपल एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक 10 मीटर लंबा वायर है, वायर इज लाइक ए लाइन, और उस 10 मीटर वायर पे टोटल चार्ज 50 कूलम है, 50। हाउ मच इज द टोटल चार्ज 50, हाउ मच इज द टोटल लेंथ 10। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर मीटर 5। तो तुमने क्या किया पता है, तुमने टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, नोट करते हैं लैम्डा से। ये आता है तुम्हारा कूलम पर मीटर है। सिमिलरली यू हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरिया है, एरिया जस्ट लाइक दिस पीस ऑफ पेपर, इट्स अ 2D सरफेस। अब ये पूरा एरिया मान लो इट इज लेट अस से 20 मीटर स्क्वायर, और टोटल चार्ज 100 कूलम का है। तो हर मीटर स्क्वायर में कितना, 100/20 मतलब कितना 5। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे चार्ज को पूरे एरिया से डिवाइड कर दिया। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर। और लास्टली है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसमें तुम क्या करोगे, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड किया, लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसमें क्या करेंगे, चार्ज बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रो, तो कूलम पर मीटर। तो 3 टाइप के चार्ज डेंसिटीज हमको काम में आएंगे फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। सो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बाकी हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में।